नमस्कार। दूरदर्शन पर सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी दीपाली। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला की राजधानी लुआंडा में एंटोनियो अगोस्टिनो नेटो स्मारक पर की पुष्पांजलि अर्पित। अगोस्टिनो अंगोला के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अंगोला की स्वतंत्रता संग्राम में अंगोला की मुक्ति के लिए जन आंदोलन का किया था नेतृत्व। राष्ट्रपति ने अंगोला में ऐतिहासिक सेंट माइकल किले का भी किया निरीक्षण। 2047 तक बनेगी अमृत पीढ़ी। हर बड़े शहर में खुलेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कोऑप कुंभ 2025 के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने युवाओं और निम्न वर्ग को सशक्त करने का किया आह्वान। कहा, आम आदमी के सपनों को पंख देंगे बैंक। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में आतंकियों को वीवीआईपी सुविधा दिए जाने पर चौतरफा हंगामा। भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। शहजाद पूनावाला ने कहा, जहां एक तरफ एनडीए सरकार आतंकियों का कर रही है सफाया, तो वहीं कांग्रेस जिहादियों को दे रही है वीवीआईपी ट्रीटमेंट। 2 दिनों में 2 बड़ी आतंकी साजिशें नाकाम। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फरीदाबाद से आतंकी गिरफ्तार। घर से करीब 400 किलो ज्वलनशील पदार्थ बरामद। अमोनिया नाइट्रेट होने की आशंका। चुनाव आयोग ने कि बिहार में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी। मतदान स्थलों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात। 20 जिलों की 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। ये थे हेडलाइंस और जैसा कि हमने हेडलाइंस में बताया, एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है कि जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी है और फरीदाबाद के अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी जारी है क्योंकि जिस तरह की यह संयुक्त कार्रवाई चल रही है, छापेमारी में भारी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री बरामद हुई है। करीब 3000 मान लीजिए, करीब 3000 किलोग्राम के आसपास अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुई है। बहुत भारी मात्रा में विस्फोटक का ये जखीरा कह सकते हैं आप, 2900 किलोग्राम, जो करीब 3000 किलोग्राम है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस, जो फरीदाबाद पुलिस है, वो उनके संयुक्त कार्रवाई में ये मामला सामने आया है और ये छापेमारी चल रही है, जो कि अभी भी ये छापेमारी जारी है। और इसमें भारी मात्रा में ये अमोनियम नाइट्रेट 2900 किलोग्राम, बहुत बड़ी मात्रा कही जा सकती है। इससे ये लगता है कि शायद बहुत बड़ी साजिश रही होगी, बहुत बड़ी योजना षड्यंत्र रही होगी किसी न किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की। तो फरीदाबाद के अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी जारी है। तो लगातार ये छापेमारी जारी है। करीब 2900 किलोग्राम के आसपास अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुई है और जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी है। अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये एक संयुक्त कार्रवाई है। जम्मू कश्मीर की पुलिस और हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद की पुलिस, दोनों ने मिल करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और लगातार ये छापेमारी अभी भी चल रही है क्योंकि लगातार जिस तरह से विस्फोटक की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। शुरुआती खबर आई थी कि करीब 350-400 किलोग्राम, लेकिन अब जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये तो करीब 3000 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई बताई जा रही है। तो अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी जारी है और हो सकता है कि आगे चल करके कुछ और चीजों की भी बरामदगी हो। AK-47 भी बरामद हुई है।
और साथ में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक। इस बारे में कि क्या कुछ और चल रहा है छापेमारी में, क्या कुछ मिला अभी तक और आगे की क्या कार्रवाई होनी है, हमारे संवाददाता दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्यांशु, जरा बताइए कि क्या ये कार्रवाई, ये छापेमारी अभी भी जारी है? और ये 3000 किलोग्राम तो बहुत बड़ी मात्रा दिव्यांशु इसको कही जाएगी। देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। आज सुबह फरीदाबाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि करीब 360 किलो के आसपास ये अमोनियम नाइट्रेट जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। लेकिन अब शाम होते होते जब पुलिस ने मुजम्मिल से पूछताछ की और उसके बाकी ठिकानों का खुलासा किया और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस के होश उड़ गए। और अब तक फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने हमें कंफर्म किया है कि करीब 2900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद हो चुका है। और इसके अलावा अब लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा जो 2900 किलो के आसपास ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, आखिर इसका सोर्स क्या है, मुजम्मिल आखिर इसको लाया कहां से था, कहां ये सप्लाई होना था, क्या भारत में बड़ी आतंकी साजिश का ये हिस्सा था? तो ये तमाम सवालों के जवाब जो है अब मुजम्मिल पुलिस के सामने उगलता हुआ नजर आएगा। और न केवल फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस इससे पूछताछ करेगी, बल्कि तमाम जितनी सेंट्रल एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो मुजम्मिल से पूछताछ करेगी। तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि बड़े खुलासे सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में करती हुई नजर आएंगी। जी। तो दिव्यांशु, ये क्या पूरा जो मामला है, पूछताछ के बाद जो खुलासा भी हो रहा है, ये मामला फरीदाबाद तक ही है या इसके तार कहीं और भी जा सकते हैं? देश के दूसरे हिस्सों से भी कुछ और बरामद हो सकते हैं, कुछ और तार जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी दी है पुलिस ने अभी तक? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा ऑपरेशन है ये दरअसल शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर पुलिस को ये इनपुट मिलता है कि फरीदाबाद में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भारत विरोधी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, कोई बड़ी आतंकी साजिश जो है उसका हिस्सा हो सकते हैं। और यही वजह है कि ये तमाम इनपुट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस के साथ जो है शेयर किए, जिसके बाद दोनों ने जॉइंट ऑपरेशन किया और सबसे पहले मुजम्मिल को गिरफ्तार किया। और कहीं ना कहीं अब पुलिस को इस बात का शक है कि मुजम्मिल के कुछ और ऐसे लॉजिस्टिक प्रोवाइडर हैं जो कि फरीदाबाद में सक्रिय हो सकते हैं। और यही वजह है कि उन लॉजिस्टिक प्रोवाइडर तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो मुजम्मिल है उसके फोन की तमाम जितनी सीडीआर हैं वो खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पिछले कुछ महीनों में वो किन किन लोगों के संपर्क में था। पुलिस को इस बात का भी शक है कि उसके तार जो है भारत के बाहर हो सकते हैं, उसके जो हैंडलर्स हैं वो कहीं ना कहीं विदेश में बैठे हो सकते हैं। हालांकि ये तमाम सवाल हैं, इसका जवाब अभी आना बाकी है। और यही वजह है कि तमाम एजेंसियां मुजम्मिल से पूछताछ कर रही है। अभी तक फिलहाल 2900 किलो के आसपास ये अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। पुलिस को आशंका है कि आने वाले समय में कुछ और बरामदगी हो सकती है। दिव्यांशु, कुछ इनके मंसूबे के बारे में, इनके नापाक मंसूबे के बारे में कोई खुलासा हुआ है? देखिए, नाकाब जो जिस तरह से इन्होंने खुलासे किए हैं उसी के बिना पर जो है इनके पास से बरामदगी हुई है। अभी तक जो अमोनियम नाइट्रेट तो बरामद हुआ है, इसके अलावा कई आर्म्स और एम्यूनिशन भी बरामद हुए हैं, कई सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा फरीदाबाद से हम कह सकते हैं कि असॉल्ट राइफल बरामद हुई है, करीब 85 के आसपास लाइव कार्टेजेस बरामद हुई हैं। तो इन तमाम बरामदगी से, तमाम रिकवरी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। फिलहाल आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु जोड़ने के लिए। और अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को लुआंडा, अंगोला में एंटोनियो अगोस्टिनो नेटो स्मारक का दौरा किया, क्योंकि प्रेसिडेंट वहां की दौरे पर हैं। उन्होंने अगोस्टिनो नेटो के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। अगोस्टिनो अंगोला के दरअसल पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अंगोला की स्वतंत्रता संग्राम में अंगोला की मुक्ति के लिए जन आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेटो देश के लोकप्रिय कवि और लेखक के रूप में भी वो जाने जाते हैं और अंगोला के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला की आधिकारिक यात्रा के दौरान ऐतिहासिक सेंट माइकल किले का भी दौरा किया। यह किला अंगोला की राजधानी लुआंडा में स्थित है और देश के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने विजिटर्स बुक में भी हस्ताक्षर किए। सेंट माइकल का किला पुर्तगाली उपनिवेश काल में बनाया गया था। अब यह किला अंगोला के राष्ट्रीय सैन्य इतिहास का संग्रहालय है।
आज की कुछ और बड़ी खबर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को-ऑप कुंभ 2025 का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के सहकारी संगठनों, शहर सहकारी बैंकों और विभिन्न सहकारिता संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जहां सहकारिता क्षेत्रों के भविष्य और विकास पर चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ICA ने वैश्विक रैंकिंग में अमूल को पहला और इफ्को को दूसरा स्थान दिया है, जो देश के सहकारिता आंदोलन की सफलता को दर्शाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफ्को को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। और इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकार डिजी लोन लॉन्च किया गया है, जिससे सहकारी बैंकों की भूमिका मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ना जरूरी है और इसमें IT और AI तकनीक का उपयोग बढ़ाकर कामकाज को और आधुनिक बनाया जाएगा। सहकार डिजी पे और सरकार डिजी लोन, ये दोनों को अम्ब्रेला संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारी युवा पीढ़ी को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ना, इसके लिए हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है, जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। इसमें इंजीनियर भी होंगे, डेयरी के साथ जुड़े हुए सभी लोग होंगे, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सभी प्रकार के MBA तक का कोर्स कर युवा पीढ़ी बाहर निकलेगी, जिसमें सेंट्रलाइज IT सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और AI आधारित मूल्यांकन, ये सभी का समावेश करते हुए हम एनालिसिस कर हम कहां पर वीक है, हमारी क्षतियां क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका अभ्यास कर हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे की खबरों में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने नागालैंड के कोहिमा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के पीठासीन अधिकारी, सांसद और विधायक भाग ले रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने इस अवसर पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि नागालैंड की ही धरती पर पहला सम्मेलन हुआ था और आज 22वां सम्मेलन भी इसी धरती पर हो रहा है। मैं नागालैंड CPA जोन 3 में आप सबका इस जीवंत धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि CPA जोन का पहला सम्मेलन भी नागालैंड में हुआ था और आज 21वां सम्मेलन भी नागालैंड की धरती पर हो रहा है। और अब बात आतंकवादियों को VIP ट्रीटमेंट की। आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक कथित ISIS के आतंकी को हाई सिक्योरिटी वाले जेल के अंदर मोबाइल चलाते हुए और VIP सुविधाओं के साथ दिख रहा है। इस वीडियो में टीवी की आवाज भी सुनाई दे रही है। तो वहीं एक दूसरे वीडियो में कुछ कैदी शराब के साथ डांस भी करते दिख रहे हैं।
तो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो को एक्स पर साझा करते हुए लिखा, कर्नाटक में कांग्रेस के शासन में आतंकवादी को वीआईपी सुविधाएं मिल रही हैं। बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल के एक चौंकाने वाले वीडियो से पता चलता है कि आईएसआईएस भर्ती करने वाला जुनैद हमीद शकील माना जेल के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए और स्वतंत्र रूप से टीवी देखते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर और जेल महानिदेशक बी दयानंद ने एक विस्तृत जांच का आदेश दिया और अधिकारियों को उस फुटेज की सत्यता की जांच करने का निर्देश दिया है। इस बीच भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। उसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बात आतंकियों पर कार्रवाई की। गुजरात के बाद अब हरियाणा में भी आतंकियों की धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में संयुक्त अभियान चलाकर एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने इस अभियान पर जानकारी देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने छापेमारी कर एक कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर से हथियारों का जखीरा और 360 किलो विस्फोटक सामग्री, जो संभावित अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, और वॉकी टॉकी बरामद किया है। पुलिस आयुक्त ने उस समय बताया कि जांच अभियान अभी भी जारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे पहले अभियान में एक आतंकी को सहारनपुर से धरा गया था। हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। हम आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर जिसकी मात्रा 360 किलोग्राम बता रहे थे, वो मात्रा अब 3000 किलोग्राम तक पहुंच गई है। और पुलिस आयुक्त सत्येंद्र गुप्ता ने यह भी बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और फिजिशियन के तौर पर वहां पर काम भी करता था। ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ही वाज वर्किंग इन अल फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। और उधर कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा हाई सिक्योरिटी वाली केंद्रीय जेल के वीडियो वाले मामले पर भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक देश की सभी एजेंसी और देश की सरकार आतंकियों का भंडाफोड़ करने का काम कर रही है, लेकिन जहां एक तरफ आतंकियों पर लगातार सरकार और एजेंसियों द्वारा हमला किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिहादियों के खिलाफ नरम रुख अपनाने का काम कर रही है और जेल में बंद आतंकियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक देश की सुरक्षा एजेंसी और देश की सरकार कितने गंभीर और सजग तरीके से बिल्कुल अलर्ट होकर आतंकवाद की कोई घटना होने से पहले आतंकियों के नापाक इरादों का भांडाफोड़ कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा आतंक के प्रति और खास करके इस्लामिक जिहादी आतंक के प्रति एक बहुत ही नरम और सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है, कर्नाटका की सरकार के द्वारा वहां पर जेल में कैद इस्लामिस्ट जिहादी आतंकवादी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसके दूसरे
और अंतिम चरण के लिए प्रचार का शोर कल थम गया। 20 जिलों की 122 सीटों पर अब कल मतदान होगा। इसके बाद सभी की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिक जाएंगी। यहां पर एनडीए और महागठबंधन दोनों के कई प्रमुख नेताओं का भविष्य दांव पर है। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिले में वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की टीम ने इन क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम, पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, प्रवेश और निकास व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया गया। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए चिन्हित मतगणना हॉल और कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण हुआ। इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और दूसरे चरण के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 1650 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी प्रत्येक जिले में भेजी गई हैं ताकि हर मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। इस चरण में 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 40,073 ग्रामीण और 5,326 शहरी बूथ हैं। दूसरे चरण में कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही बॉर्डर भी सील कर दिया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से भय मुक्त मतदान संभव हो सके। दूसरे चरण में कल यानी 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। अगली खबर, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद के दूसरे स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने बायो E3 नीति को मान्यता दी है, जिसका उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। उन्होंने साथ ही कहा कि यह नीति व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जैसे नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करना और सर्कुलर बायोइकोनॉमी के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। India has already initiated herself into this process by way of the declaration of Bio E3 policy, and I must thank Prime Minister Modi for having encouraged us to do so and for having himself taken up the initiative to get through that policy in the cabinet and to get it the acceptability of the government. Today it may not sound very much visible or real, but tomorrow at least the world will not have the opportunity to say that we are late beginners. We would have already initiated ourselves into something which is already happened. That's quite contrary or quite in contrast to what happened in the IT domain. आगे की खबरों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर कॉलेज के छात्रों द्वारा वंदे मातरम गीत का गायन भी किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश की समृद्धि की ओर ले जाने और विकसित भारत बनाने में वंदे मातरम आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने युवाओं से वंदे मातरम को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। वंदे मातरम 150 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का राष्ट्र चेतना की माध्यम बना था। तब देश में स्वराज्य के लिए लड़ाई हो रही थी, संघर्ष हो रही थी। आज देश को समृद्धि की ओर ले जाना है, विकसित भारत बनानी है। आज भी वंदे मातरम की उतना ही प्रासंगिकता है। भारत सरकार को मैं बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने सरकार की ओर से 150 साल की ये उत्सव मनाने के निर्णय किया और पूर्णांग 6 स्टांजा की पूर्णांग वंदे मातरम की गान की एक जन आंदोलन का आह्वान किया है। खबर पूर्वोत्तर राज्य असम से।
जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य मंत्रिमंडल ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाना है। इस कानून के तहत एक से अधिक विवाह करने पर 7 साल तक का कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बहुविवाह की पीड़ित महिलाओं के लिए विशेष मुआवजे को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि यह विधेयक 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कुछ छूट लागू हो सकती है। इसके साथ ही बहुविवाह के पीड़ितों को अपना जीवन जारी रखने में मदद करने के लिए एक समर्पित कोष भी स्थापित किया जाएगा। Cabinet has adopted a bill to prohibit polygamy in Assam. Polygamy will lead to 7 years of imprisonment, and there is a provision to compensate the victim women also in the bill itself. However, this will not apply to the scheduled tribe population of the state, and it will also not immediately apply in the 6 scheduled areas of the state of Assam. अगली खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में डिफेंस पीएसयू भवन का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक भवन रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी डिफेंस पीएसयू के बीच समन्वय, नवाचार और सहयोग का केंद्र बनेगा। भवन में आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, डिस्प्ले जोन और AR/VR तकनीक से लैस सिमुलेशन रूम बनाया गया है, जो वास्तविक युद्ध परिस्थितियों का अनुभव कराने में सक्षम है। यह पहल रक्षा उत्पादन विभाग की आत्मनिर्भर भारत, सतत विकास, कार्यकुशलता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार भी मौजूद रहे। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता यात्रा और वंदे मातरम के आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाएगा, ताकि हर नागरिक के मन में भारत माता और देश के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसलिए इसे हर जगह गाया और सुना जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले तत्वों से भी सावधान रहने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह धरती माता की उपासना का गीत है। वंदे मातरम हर भारतीय को प्रेरित करता रहा है। योगी ने कहा कि जब भी हमारी मातृभूमि के सम्मान पर आंच आए तो हमेशा उसके पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। ये गीत धरती माता की उपासना का गीत है और भारत का ऋषि तो हमेशा कहता रहा है, हम सबका आह्वान करता रहा है, हर एक भारतीय का आह्वान करता रहा है, और वह आह्वान रहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। हम सबके संस्कार है, धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते अगर मां के सम्मान में कहीं कोई आंच आती है, एक पुत्र के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके खिलाफ खड़े हों। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।